गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत के क्रम में अभी 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हैं। इस क्रम में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण के बारे में बताया। साथ ही स्टूडेंट्स मैं राजनीतिक कारण और प्रशासनिक कारण को भी अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस प्रकार सहायक संधि से कुछ राज्य हर पे गए थे, उन राज्यों के अंदर असंतोष था, वो लोग एक विद्रोह करना चाहते थे लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। फिर सहायक संधि के बाद स्टूडेंट 1848 का मैंने आप लोग को व्यापकता का सिद्धांत अर्थात राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के बारे में बताया और मैंने बताया कि कैसे ये राज्य हड़प नीति के तहत स्टूडेंट लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र को शासक बनने से रोका और दत्तक पुत्र लेने की प्रथा को ही समाप्त कर दिया और हमारे भारतीय संस्कृति पे आघात किया और हमारे राज्यों को छीनने का प्रयास किया, जो भी हमारे स्वतंत्र राज्य थे उस दौरान। तो ये दत्तक पुत्र का जो कॉन्सेप्ट था उसको समाप्त कर दिया और दत्तक पुत्रों को शासक मानना भी स्वीकार नहीं था उसको, और इस आधार पर उसने क्या किया कि कई राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया, अर्थात कई भारतीय राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प लिया। अपने शक्ति के बल पे, अपने बुद्धिमत्ता के बल पे उन्होंने ये काम किया। साथ ही स्टूडेंट जब ये कोई भी कॉन्सेप्ट अवध पे नहीं लागू हो रहा था तो उसने अवध में को क्या किया कि कुप्रशासन के आधार पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बना लिया। इतना होने के बाद क्या हुआ था स्टूडेंट्स की इन सभी राज्यों में एक असंतोष व्याप्त था पहले से ही, और ये सारे लोग अंदर ही अंदर प्लान कर रहे थे, अंदर ही अंदर ये योजना तैयार कर रहे थे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया जाए। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति अपना योजना बना के उस योजना को लागू करना चाहता था तो वो अकेले पड़ जाता था, कई राज्य अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाते थे, जिसके कारण वो इस चीज को नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही ये स्टूडेंट 1857 में सैनिकों का विद्रोह हुआ और सैनिक मेरठ से दिल्ली पहुंचे तो इन लोगों को के अंदर जो अंदर कुंठा थी उसको ज्वाला मिली और ये अपनी ज्वाला को प्रदर्शित करने के लिए इस विद्रोह में भागीदार हो गए। इनका अपना निजी समस्या था ही और निजी समस्या से ये प्रताड़ित थे ही, और उसी बीच में 1857 का विद्रोह इन लोगों को एक ऐसा मौका के रूप में दिखा कि ये अपने संपूर्ण समस्याओं का बदला ले सकते थे, संपूर्ण प्रताड़ना का बदला ले सकते थे। तो इस कारण इन लोगों ने 1857 के विद्रोह को अपना विद्रोह माना और इस विद्रोह पे लड़े। अब स्टूडेंट इसके बाद हमने राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, तत्कालिक कारण देख लिया। अब हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण। मैं आप लोगों को बताई ही थी कि हम पहले आर्थिक गतिविधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पढ़ेंगे, लेकिन मुझे लगा कि अगर हम 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारणों को पढ़ेंगे तो कुछ चीजें तो हम इसी में समझ लेंगे, तो हमने अलग से ना पढ़ा के इसको इसी का पार्ट रखा और इसके दौरान ही मैं आप लोगों को आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताते चलूंगी और आप इसको देखिएगा कितना समझ पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो 1857 के विद्रोह का जो आर्थिक कारण था स्टूडेंट, हम उन आर्थिक कारणों को देखते हैं। आर्थिक कारण में हमारा जो भू राजस्व व्यवस्था आता है वो महत्वपूर्ण व्यवस्था था। आर्थिक कारण में स्टूडेंट्स पहला था भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था के अंदर स्टूडेंट आप लोगों को, अगर आप पहले से पढ़े होंगे आधुनिक भारत तब भी नहीं पढ़े होंगे तो भी, अंग्रेज जब हमारे भारत में आए तो राजस्व वसूलने की अलग अलग तरकीब लेके आए और अलग अलग तरकीबों को अलग अलग टाइम में इन्होंने अपनाया। तो इस आर्थिक कारण में पहला है जमींदारी प्रथा, दूसरा है रैयतवारी। अब ये मैं आप लोगों को आर्थिक कारण में भी पढ़ाऊंगी, अभी आर्थिक गतिविधि से संबंधित जो चैप्टर पढ़ाऊंगी यहाँ भी मैं बता दे रही हूँ। फिर महालवाड़ी। ये व्यवस्थाएं थी जिन व्यवस्थाओं के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारतीय किसानों से क्या करती थी, टैक्स वसूलती थी। ये टैक्स की प्रणाली थी जिसमें 50% से भी ज्यादा टैक्स आरोपित किया जाता था स्टूडेंट। अब क्या था इन व्यवस्थाओं में मैं आप लोगों को बता दे रही हूं। जब
लॉर्ड कर्नवालिस आते हैं हमारे यहाँ तो स्टूडेंट एक राजस्व बोर्ड बनाया जाता है, राजस्व बोर्ड बनाया जाता है हमारे भारत में। राजस्व बोर्ड बनाया जाता है कब? तो 1786 ईस्वी में। और ये राजस्व बोर्ड क्या करती है, काम करती है, ये पहले से बनाया गया रहता है राजस्व बोर्ड। 1793 में, 1786 में भारत में एक राजस्व बोर्ड स्थापित किया गया रहता है। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लागू करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लागू करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को एक दिन के लेक्चर में बताई हूँ। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है और इस एक्ट में कहा जाता है, सलाह दी जाती है कि बंगाल में भू राजस्व, अस्थाई भूमि राजस्व प्रबंधन किया जाए। इस चीज का राजस्व प्रबंधन का सलाह दिया जाता है। राजस्व प्रबंधन का सलाह दिया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट में। और इसी में हम लोग, ये जिसको मैं आप लोगों को अस्थाई बंदोबस्त कही हूं ना, इसी अस्थाई बंदोबस्त को हम लोग जमींदारी व्यवस्था के रूप में या इस्तमरारी भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, इसी जमींदारी प्रथा को हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे कहा गया कि बंगाल में क्या किया जाए, राजस्व प्रबंधन किया जाए, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाए, तो अलग अलग जो गवर्नर जनरल है वो अपने स्तर से अलग अलग राजस्व वसूलने की प्रणाली लागू की है। लेकिन इसमें से कोई प्रणाली ऐसी नहीं थी जो भारतीयों के हित में हो, जो कि विद्रोह का कारण बनता है। क्योंकि अगर भारतीयों के हित में होती तो भारतीय विद्रोह करते ही क्यों? अब 50% से ज्यादा अगर कोई आपको रेवेन्यू दे देगा तो फिर वो स्वयं क्या ही खाएगा। मान लीजिए कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं और 100 रुपया में आप क्या किए, 50 रुपया क्या किए कि दे दिए स्टेट को, तो फिर आप क्या खाइएगा? तो इन सारी समस्याओं के कारण भी क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि कौन सी व्यवस्था कब आई। अब जो हमारी जमींदारी व्यवस्था थी स्टूडेंट, जिसको हम अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, यह 1793 में लागू किया गया। मैं यहीं पे लिखते चलती हूँ, एक शॉर्ट नोट के रूप में आपको याद हो जाएगा। 1793 में लागू किया गया, किसके द्वारा? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। भारत के कितने परसेंट क्षेत्र में यह लागू था? तो 19% क्षेत्र में लागू था। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा भारत का वो क्षेत्र था जिसपे जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त लागू था। तो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा भारत के 19% क्षेत्र में क्या किया गया? अस्थाई बंदोबस्त अर्थात जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया। इसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। सूर्यास्त कानून से तात्पर्य क्या था कि जिस दिन आपको टैक्स देना है उस दिन सूर्यास्त के पहले ही ये टैक्स दे देना है, नहीं तो अगर सूर्यास्त के बाद देते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा। और इसमें टैक्स कितना था? तो 10/11वां हिस्सा आपको टैक्स के रूप में देना ही देना था। और ये निश्चित था, कंपनी के द्वारा ये निश्चित था, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए थी। अस्थाई था, अस्थाई बंदोबस्त इसका नाम भी है, तो ये अस्थाई था। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट की कितना टैक्स इसमें लगता था। उसके बाद हम आते हैं रैयतवारी व्यवस्था में, तो ये 1820 में आया। ये कर्नल रीड और थॉमस मुनरो के, ये सब याद करने वाला फैक्ट है स्टूडेंट, इसमें स्टोरी काम नहीं आएगी। थॉमस मुनरो, ये भारत के 51% क्षेत्र में लागू किया गया और
जिसमें बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी भी था। जैसे इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी आता है, इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी आ जाता है। इसमें क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में ही छुपा हुआ है रैयत। रैयत का अर्थ होता है किसान। इसमें था कि कंपनी किसानों से सीधा संपर्क करती थी और इनसे क्या करती थी, टैक्स वसूल करती थी। ठीक है, ये क्या करती थी, कंपनी सीधा इसमें संपर्क करती थी। यह व्यवस्था जमींदारी व्यवस्था से भी महंगी थी। कारण क्या था कि इसमें स्टूडेंट इसमें राजस्व व्यवस्था को प्रशासनिक व्यवस्था से अलग कर दिया गया था, क्योंकि अगर कंपनी डायरेक्ट किसानों से संपर्क कर रही है और किसानों से डायरेक्ट टैक्स ले रही है तो फिर उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई काम ही नहीं है। तो क्या किया गया कि जो टैक्स सिस्टम था वो डायरेक्ट किसानों के साथ जुड़ गया, और जुड़ने के बाद क्या हुआ कि डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया जाने लगा। और किसानों से टैक्स लिया जाने के कारण क्या हुआ, समस्या ये उत्पन्न हुई कि मान लीजिए कि अगर आप खेती करते हैं तो आपकी भूमि अगर उर्वरा है तो आप टैक्स देने में सहूलियत महसूस करते हैं और स्टेट की तरफ से कुछ मिल ही नहीं रहा है। और अगर आपकी उपज नहीं हुई तो आप टैक्स कहाँ से देंगे, तो इनके तरफ से कोई छूट तो थी नहीं। ये डायरेक्ट किसानों से जुड़े और किसानों पे टैक्स आरोपित किए। अब किसानों इनके तरफ से था कि मुझे तो टैक्स चाहिए। अब किसान इनको टैक्स देने के लिए क्या करते थे, तो हमारे यहाँ जो राजा महाराजा हुआ करते थे या जो कर्ज देने वाले होते थे, साहूकार होते थे, ये अपनी जमीन उनके यहाँ गिरवी रखते थे। और गिरवी रखने के बाद क्या करते थे कि फिर उनसे पैसे लेते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। तो ना तो इनके पास उपज के लिए कोई जगह बचा और ना ही ये अंग्रेजों का टैक्स चुकाने में सक्षम हो पाए, और इनकी जमीनें भी जाने लगी और इनको कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ। और ये भी टैक्स जो था स्टूडेंट बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था 1833 में लागू हुई। हॉल्ट मैकेंजी का नाम आप सुने होंगे, हॉल्ट मैकेंजी इसके शुरुआत करने वाले थे हॉल्ट मैकेंजी, और एक और व्यक्ति थे मार्टिन वर्ल्ड। ये भारत के 30% क्षेत्र पे लागू था। आप देख ही सकते हैं 19% पे जमींदारी व्यवस्था थी, 51% पे रैयतवाड़ी, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 70% हो जाएगा। बचा 30% क्षेत्र, उस पे कौन सा व्यवस्था लागू था, तो इसमें था महलवाड़ी व्यवस्था। और महाल का अर्थ होता है छोटा गांव। और यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि इस छोटे से गांव का एक हेड नियुक्त किया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मुखिया कहते हैं। और मुखिया को जिम्मेदारी दी कि आपको टैक्स वसूल के देना है। अब मान लीजिए कि मैं हूँ और हमारे बीच में एक और व्यक्ति है और सामने वाले को धनराशि चाहिए हमसे टैक्स के रूप में, तो जो मुखिया है वो मेरे से 50 रुपया लिया और उधर से कहा गया था कि 10 रुपया लेना है, उसने मुझसे 50 लिया, 40 रखा, 10 आगे वाले को दिया। अब इससे क्या हो गया कि इससे भी मेरा जबरदस्त शोषण हुआ स्टूडेंट। और इसमें महलवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ कि जो मुखिया होते थे वो अपनी स्थिति को मजबूत करने में लग गए। यहाँ किसानों का सर्वाधिक शोषण हुआ, अपनी स्थिति को मजबूत करने में लग गए। और मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के रूप में, एक सहारनपुर जगह है, सहारनपुर में सर्वाधिक 67% महलवाड़ी टैक्स वसूल किया गया था। किसके समय में, तो डलहौजी के समय में। अब क्या था कि हमारे भारतीय भी भारतीयों का शोषण करते थे। आप सोचिए कि 67% टैक्स लिया जाता था। 100 रुपीज आप कमाते हैं, 67 रुपीज दे दिए, आपके पास बचा ही कितना। अब हमारे भारत के लोगों की जो उस समय आर्थिक स्थिति थी वो कितनी मुश्किल थी और कितनी डेंजरस थी। अब ये सारी चीजें क्या किसानों को परेशान नहीं करेंगी? इसके कारण किसानों में एक जबरदस्त असंतोष था स्टूडेंट, और किसान भी क्या किए, तो इस शोषण के कारण, इस आंतरिक और बाहरी दोनों शोषण, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो शोषण कर ही रही थी, उनके जो चट्टे बट्टे हमारे भारत में थे वो भी किसानों का शोषण कर रहे थे। इस शोषण के कारण किसानों में भी असंतोष था और वो भी इंतजार कर रहे थे कि एक मौका मिलता
और हम इनसे बदला लेते, और वो मौका 1857 के विद्रोह के रूप में स्टूडेंट मिलता है। इतना ही नहीं, इस टैक्स सिस्टम में इतना ही नहीं हुआ, ये तो मान लीजिए कि मैंने टैक्स के बारे में बताया कि इन 3 तरीकों से टैक्स वसूला जाता था, तीनों लागू था भारत के। जैसे ये 1793 में लागू हुआ तो 19% क्षेत्र पे लागू था, ये 1820 में लागू हुआ तो ये भी 51% क्षेत्र पे लागू था, ये 1833 में लागू हुआ तो ये भी 30% क्षेत्र पे लागू था, और इन क्षेत्रों से जबरदस्त टैक्स वसूली की जाती थी। और भारतीयों का, जैसे एक तो होता है शोषण करना, एक होता है खून चूसना, तो मतलब शोषण प्लस खून दोनों ही चूसा जा रहा था हमारे भारतीयों का, और कितना कोई झेलेगा। तो उनको 1857 के विद्रोह के रूप में एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिला स्टूडेंट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अभी आर्थिक कारण में नेक्स्ट बताऊंगी तुरंत। अब स्टूडेंट्स, आर्थिक कारण का दूसरा एक पहलू है जिसको हम लोग कहते हैं धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। अब धन के बहिर्गमन का सिद्धांत क्या मतलब, मान लीजिए आपके घर में कोई धन राशि है और वो बाहर जा रहा है तो उसको बहिर्गमन ही तो कहेंगे। अब इसके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को एक व्यक्ति का नाम बता रही हूँ, आगे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कारण बता रही हूँ, जो कि बहिर्गमन पहले से ही हो रहा था, इन्होंने बाद में लिखा। आप लोग दादा भाई नौरोजी का नाम सुने होंगे। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने ही अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी पुस्तक में इस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अब जैसे इस पुस्तक में डायरेक्ट ना आके मैं बताती हूँ कि दादा भाई जो नौरोजी थे वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के मेंबर थे, और लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा था। वो कॉन्फ्रेंस 2 मई 1800 समथिंग में हुआ था, आप एक बार डेट क्लियर कर लीजिएगा। उस टाइम उन्होंने वहां पे एक पॉम्पलेट दिया था, उस पॉम्पलेट में ही उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ का चर्चा किया था, और चर्चा करने के दौरान ही कहा था स्टूडेंट इन्होंने, और इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया शब्द का भी उन्होंने परिचय किया था। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया ये भी बुक है। तो इन्होंने इस सिद्धांत को दिया, और सिद्धांत में इन्होंने कहा, तो क्या कहा इन्होंने कि जो भारत है वो भारतीयों का नहीं है, ब्रिटेन का है। क्योंकि अब मैं आप लोग को बता रही हूँ सहायक संधि आई, उसमें क्या कहा गया कि आपके यहाँ जो सैनिक, हमारा सैनिक रहेगा वो आपके वेतन पे रहेगा। मान लीजिए कि अगर हमारा कोई, मान लीजिए झांसी को हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, झांसी एक राज्य है, इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही कार्यरत हैं। पेमेंट किसको देना है, झांसी पे करेगा। इनको आर्म का व्यवस्था कौन करवाएगा, झांसी करवाएगा। इनका रख रखाव, पालन पोषण खर्च कौन देगा, तो झांसी देगा। क्या झांसी को ये टैक्स दे रहे हैं, नो, ये टैक्स झांसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन झांसी से ले रहे हैं। अब जो इनको सैलरी मिलेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, उनको जो सैलरी मिलेगा वो सैलरी कहाँ जाएगा, उस सैलरी से जो टैक्स पे करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, ये तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटेन को करेंगे। तो क्या भारतीयों का जो धन है वो बाहर जा रहा है कि नहीं, ये कहते हैं कि सैनिक हमारा रखिए, खर्चा आप दीजिए, रेजिडेंट हम रखेंगे, पैसे आप देंगे, आपका संरक्षण हम करेंगे, पैसे आप देंगे, आपका हम खाएंगे भी, आप ही का पहनेंगे, और आप ही से वसूलेंगे भी, और फिर हम आपको सुरक्षा देंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रही हूँ, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते होंगे स्टूडेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता होगा तो आप लोग रूसों को पढ़ते होंगे।
रूसो। रूसो की एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जब आप रूसो की पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें वो स्टेट एंड सब्जेक्ट का चर्चा करते हैं। स्टेट एंड सब्जेक्ट, स्टेट बोले तो राज्य और सब्जेक्ट कहे तो प्रजा, इनका चर्चा करते हैं रूसो। और रूसो क्या कहते हैं कि प्रजा जो होगी वो राज्य को टैक्स देगी। प्रजा राज्य को जो टैक्स देगी या प्रजा राज्य को जो टैक्स देती है उसी के एवज में राज्य क्या करेगा, प्रजा को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगा। तो क्या यहाँ शोषण हो रहा है प्रजा का? नहीं हो रहा है। ये बहुत पहले रूसो ने कहा था, ये मैं नहीं कह रही, कि प्रजा राजा को जो टैक्स देती है उसी टैक्स से राजा क्या करता है, अपनी प्रजा को सुविधा और सुरक्षा प्रदान करता है। यही नहीं है स्टूडेंट, जब आप आते हैं पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में एक पुस्तक है आईन ए अकबरी। अबुल फजल ने लिखा है, आईन एक बड़ी पुस्तक को अबुल फजल ने लिखा है। और अबुल फजल टैक्स की तुलना वर्षा के जल से करते हैं। क्या करते हैं अबुल फजल? टैक्स की तुलना वर्षा के जल से करते हैं और कहते हैं कि टैक्स वर्षा के जल की भांति काम करता है। वो जमीन पे गिरता है, वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है और फिर पुनः क्या हो जाता है, जमीन पे आ जाता है। अर्थात टैक्स भी क्या है, जनता से लिया जाता है। जनता के कल्याण पे ही खर्च होता है। लेकिन क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कर रही थी? बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। वो क्या कर रही थी कि द्वैध शासन लागू कर रही थी हमारे भारत में, कि हम टैक्स वसूलेंगे, आप सैनिकों को वेतन दीजिएगा। तो क्या आपके पास पैसे बचेंगे? मान लीजिए कि आप टैक्स भी आप दे रहे हैं और साथ ही साथ सैनिकों को रहने का, सहने का, सब चीज का खर्च दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा था उस दौरान, सभी चीजें हमारे देश की का जो इकोनॉमिकल सिचुएशन था वो चरमरा रहा था। इसमें मैं आप लोग को बता देती हूँ स्टूडेंट, सेना को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आप देखते हैं कि कैसे युद्ध किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब युद्ध करती है और युद्ध में कोई राज्य हार जाता है, तो आप देखिए, आप बक्सर के युद्ध से ही देखिए क्या किया जा रहा है। तो जो राजा युद्ध हार रहा है उसके पे युद्ध का हर्जाना लगाया जाता है, अर्थात युद्ध आप हमसे किए, युद्ध आप हार गए, तो युद्ध में जितना खर्च हुआ आप हमें देंगे। फिर जो हम सैनिक नियुक्त कर रहे हैं उस सैनिकों का प्रशिक्षण भी होगा तो वो राज्य के खर्च पे होगा। ये नहीं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। साथ ही कंपनी का जो कर्मचारी है उसका वेतन भत्ता भी स्टेट ही देगा। और सार्वजनिक ऋण जो है, सार्वजनिक ऋण पे जो खर्च होगा, खर्च भी राज्य ही देगा। अर्थात लंदन स्थित जो इंडिया हाउस, जैसे आप कोई टैक्स लेते हैं, कर्ज लेते हैं, अगर आप नहीं चुका पाए तो वो भी राज्य को ही भरना पड़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है। साथ ही लंदन हाउस जो कहाँ पे, लंदन में जो लंदन हाउस है उसका भी खर्चा भारत से भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे है तो वहां से खर्चा लिया जाए, नहीं, वो खर्च भी भारत से देना पड़ेगा। कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश भी देना है स्टूडेंट। और साथ ही रेलवे, सिंचाई, जल विद्युत परियोजना, जितनी चीजें लागू होंगी सब पे आपको टैक्स देना है। अर्थात भारत में जितनी धनराशि थी, जितने पैसे थे, सबके सबको ब्रिटेन भेजा जा रहा था। मतलब कि उसके लिए चाहे जो सोर्स अप्लाई हो जाए, लेकिन भारत का पैसा बाहर जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा हम आप लोग को लिखवाएंगे। कल हम आप लोगों को दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ाएंगे और जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है
अभी हम आर्थिक गतिविधि को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, लंबा थोड़ा सा चलेगा, धीरे धीरे इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही धीरे धीरे हम आधुनिकवाद के सभी चैप्टर्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ाइए। अगर हमारे पढ़ाने की शैली में भी कुछ सुधार करना चाहिए तो आप हमें जरूर सलाह दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।